मैं सावित्री हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी रात में प्यास की वजह से किचन में जाना, पानी पीना इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। आज मेरे अपने ही घर में मेरे बहुओं ने मुझे चोर साबित कर दिया था और मेरे बेटे इतने नाकारा निकले कि अपनी बीवियों के सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाए। मैं अपने कमरे में बैठी यही सब सोचकर रो रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे और दिल जैसे किसी ने निचोड़ के रख दिया हो। तभी अचानक मेरी दोनों बहुएं कमरे में घुस आईं। काजल ने आते ही मेरा झोला उठाकर जमीन पर फेंक दिया और तेज आवाज में बोली, बताइए मम्मी जी, पैसे कहाँ छुपाए हैं आपने? मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन से पैसे बहू? लेकिन उसने मेरी बात सुने बिना ही अलमारी खोल दी, मेरे कपड़े इधर उधर फेंकने लगी। दूसरी बहू विवा भी उसके साथ थी। दोनों ऐसे सामान उलट पुलट कर रही थी जैसे कोई पुलिस छापा मार रही हो। बहुत चालाक बनती हैं आप। रात को चुपके से किचन में गई थी ना, तभी पैसे गायब हुए हैं। काजल चीखी। मैंने धीरे से कहा, बहू मैं तो सिर्फ पानी लेने गई थी, कमरे में पानी खत्म हो गया था। अच्छा, पानी लेने गई थी या चोरी करने? बीवा ने ताना मारा। इतना सुनते ही मेरे दिल बैठ गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया उनके घर में मुझे चोर कहा जाएगा। काजल जोर से बोली, धीरज जरा यहाँ आओ, अपनी माँ की करतूत देख लो। थोड़ी देर में दोनों बेटे कमरे में आ गए। धीरज के चेहरे पर झुझलाहट थी। निखिल भी चुपचाप खड़ा था। काजल ने हाथ नचाते हुए कहा, मैंने किचन में 5,000 रुपए रखे थे, अब वह गायब हैं और रात को आपकी मम्मी वहां गई थी। अब आप लोग खुद समझ लो। मैंने रोते हुए कहा, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए। लेकिन धीरज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मम्मी अगर आपने लिए हैं तो साफ साफ बता दीजिए ना, इतना बड़ा तमाशा क्यों? उसकी बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा अपना बेटा, जिसे पालने के लिए मैंने कितनी रातें बिना सोए काटी थी, आज वही मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा था। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से निखिल की तरफ देखा, लेकिन उसने भी आंखें फेर ली। मम्मी अगर आपने नहीं लिया तो फिर पैसे गए कहाँ? उसने धीमे से कहा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, तुम लोगों को भी लगता है कि मैंने चोरी की है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। काजल ने ताना मारते हुए कहा, अब रोने से क्या होगा? सच तो यही है कि पैसे आपने ही लिए हैं। मैं वहीं चारपाई पर बैठ गई, सिर घूमने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस घर में नहीं, किसी अजनबी जगह पर हूँ। कुछ देर बाद सब लोग कमरे से चले गए। मैं अकेली बैठी रोती रही। मुझे पुराने दिन याद आने लगे। एक समय था जब यही घर खुशियों से भरा रहता था। मेरे पति दिलीप जी कहते थे, सावित्री तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम घर को घर बनाकर रखती हो। धीरज और निखिल तब छोटे थे। हर शाम दोनों मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे। मम्मी आज खाने में क्या बना है? मम्मी मुझे गोद में उठाओ। उनकी छोटी छोटी बातें सुनकर मेरी थकान दूर हो जाती थी। फिर धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। दिलीप जी ने बहुत मेहनत करके यह घर बनाया था। उन्होंने हमेशा कहा, हमारे बच्चे कभी हमें दुख नहीं देंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप जी के गुजर जाने के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले बहुएं मीठी बातें करती थी, फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। मम्मी जी यह मत छूइए। मम्मी जी आपको समझ नहीं आता है क्या? धीरे धीरे मैं अपने ही घर में मेहमान बन गई। उस दिन भी शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया था। सुबह से किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। भूख से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने धीरे से अपना पुराना झोला उठाया। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जिन्हें मैंने चुपचाप बचा कर रखा था। मैं घर से बाहर निकलने लगी, तभी काजल की आवाज़ आई, अब कहाँ जा रही हैं? मैं रुक गई। बस थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। कहीं मोहल्ले में जाकर हमारी बुराई तो नहीं करेंगी? उसने ताना मारा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर निकल गई। सड़क पे चलते हुए मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी सामने समोसे वाला दिखा।
गरम गरम समोसे की खुशबू से मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बेटा एक प्लेट कितने की है? उसने कहा, 30 रुपए। मैंने झोले में देखा, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं उदास होकर बोली, मेरे पास तो 10 रुपए कम है बेटा। समोसे वाला मेरी हालत देखकर बोला, कोई बात नहीं अम्मा जी, आप 20 ही दे दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कांपते हाथों से पैसे दिए और समोसे लेने लगी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे पुराने दिन याद आ गए। धीरज और निखिल बचपन में समोसे के लिए कितना लड़ते थे। मम्मी पहले मुझे दो, नहीं पहले मुझे। दिलीप जी हंसते हुए कहते, अरे भाई सबको मिलेगा। मैं खुद अपने हाथों से गरम समोसे बनाकर खिलाती थी। और आज वही माँ सड़क के किनारे 2 समोसे के लिए तरस रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। समोसे वाला मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अम्मा जी अगर और चाहिए तो ले लीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। मैंने सिर हिलाया, नहीं बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। समोसे खाने के बाद मैं धीरे धीरे मंदिर के पास चल पड़ी। मंदिर मेरे लिए अब एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। मैं भगवान के सामने बैठ गई। हे भगवान, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं अपने ही घर में पराई क्यों हो गई? मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, अम्मा जी आप ठीक हैं? मैंने सिर उठाकर देखा। एक नौजवान मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अपनापन था। मेरा नाम संजय है, मैं आपको रोज मंदिर में देखता हूँ। मैंने हल्की मुस्कान दी। वह मेरे पास बैठ गया और बोला, आपने कुछ खाया है? मैं चुप रही। वह समझ गया। उसने जेब से बूंदी का लड्डू निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। यह प्रसाद है अम्मा जी, मना मत कीजिए। मैंने लड्डू लिया। आंखों से आंसू फिर बहने लगे। कई सालों बाद किसी ने इतनी अपनापन से मुझसे बात की थी। संजय बोला, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ नहीं है, आप रहेंगी तो घर अच्छा लगेगा। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल तो चाहता था कि कोई मुझे अपनापन दे, लेकिन फिर मन में डर आया। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। संजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है अम्मा जी, लेकिन जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कीजिएगा। मैंने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मैं वापस घर लौटने लगी, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंची, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। मेरे कपड़े ज़मीन पर फेंके हुए थे। झोला खुला पड़ा था। दोनों बहुएं कुछ ढूंढ रही थीं। यह क्या कर रही हो तुम लोग? मैंने कांपते हुए पूछा। काजल तुरंत बोली, अच्छा हुआ आप आ गईं। अब बताइए, पैसे कहाँ छुपाए हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने रोते हुए कहा। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मेरा झोला उठाकर उल्टा कर दिया। मेरी पुरानी तस्वीरें, कपड़े और कुछ फल जमीन पर गिर गए। तभी विवा बोली, देखो दीदी, फल भी लाई है, जरूर चोरी के पैसे से खरीदे होंगे। मैंने तुरंत कहा, नहीं बहू, यह मेरी सहेली मधु ने दिए हैं। लेकिन काजल हंसने लगी। अब झूठ भी बोलने लगी हैं। उसने फलों को पैर से दूर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जमीन पर बैठकर अपनी चीजें उठाने लगी। तभी मेरी नज़र एक पुरानी चाबी पर पड़ी। यह वही चाबी थी जो दिलीप जी ने मुझे सालों पहले दी थी। उन्होंने कहा था, सावित्री, अगर कभी जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आए तो इस चाबी को लेकर बैंक चली जाना। मैंने कभी उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन आज मुझे पहली बार लगा कि शायद इस चाबी में मेरे जीवन का सहारा छुपा है। मैंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और अपने सीने से लगा लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे कानों में बार बार दिलीप जी की आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता सावित्री। और उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही मैं बैंक जाऊंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आई तो उससे पहले ही मेरी आंख खुल चुकी थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। बार बार दिलीप जी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने धीरे से अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और वह पुरानी चाबी निकालकर अपने हथेली में रख ली। आज पहली बार मुझे लग रहा था कि
शायद भगवान ने मेरे लिए अभी भी कोई रास्ता बचा कर रखा है। मैं धीरे धीरे चारपाई से उठी, कमरे में चारों तरफ नजर डाली। कल रात दोनों बहुओं ने जो सामान फेंका था वह अभी भी वैसे ही बिखरा पड़ा था। कपड़े जमीन पर फेंके थे, पुरानी तस्वीरें धूल से सनी हुई थी। मेरे पति की तस्वीर भी एक कोने में गिरी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। देख रहे हैं ना दिलीप जी, आपके जाने के बाद आपके बच्चों ने मुझे किस हालत में पहुंचा दिया। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन आज मैंने खुद को संभाल लिया। अब और रोने से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने जल्दी से साड़ी ठीक की और चाबी को अपने पल्लू में बांध लिया। फिर अपना पुराना झोला उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, तभी सामने काजल खड़ी मिल गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शक भरी आवाज में बोली, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी सुबह सुबह? मैंने धीरे से कहा, मंदिर जा रही हूँ। वह हंस पड़ी। वाह, अब भगवान से क्या शिकायत करने जा रही हैं, या फिर किसी से पैसे मांगने? मैं चुप रही। अब मेरे पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। मैं बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। सड़क पे चलते हुए मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं पहली बार अकेले बैंक जा रही थी। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर वहाँ कुछ ना मिला तो, अगर यह चाबी किसी काम की नहीं हुई तो। लेकिन फिर दिलीप जी की बात याद आई, मुझ पर भरोसा रखना सावित्री। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ती रही। करीब आधे घंटे बाद मैं बैंक पहुंच गई। इतने बड़े बैंक में कदम रखते ही मैं थोड़ा घबरा गई। चारों तरफ लोग थे। कोई पैसा जमा कर रहा था तो कोई फॉर्म भर रहा था। मैं धीरे धीरे मैनेजर के कैबिन तक पहुंची। बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने झिझकते हुए कहा। मैनेजर ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। जी अम्मा जी, बैठिए। मैंने कांपते हाथों से चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। यह चाबी मेरी पति ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़े तो बैंक आना। मैनेजर ने चाबी हाथ से ली। जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, उसके चेहरे का भाव बदल गए। उसने तुरंत कंप्यूटर में कुछ चेक किया, फिर वह उठकर अंदर चला गया। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद वह एक दूसरे अधिकारी के साथ वापस आया। अम्मा जी, कृपया हमारे साथ आइए। मैं डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। वह मुझे बैंक के अंदर बने लॉकर रूम में ले गया। फिर मैनेजर ने एक बड़े लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लॉकर आपके नाम पर है। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मेरे नाम पर? जी, आप इसे अपनी चाबी से खोल सकती हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से चाबी लगाई। जैसे ही लॉकर खुला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने के जेवर थे, कुछ जमीन के कागज थे और एक बड़ा सा लिफाफा रखा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें दिलीप जी की चिट्ठी लिखी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। सावित्री, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम पर कर दी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आगे पढ़ने लगी। मुझे दुनिया की फितरत पता है, इंसान वक्त बदलते ही बदल जाता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो याद रखना, तुम किसी पर बोझ नहीं हो। यह सब तुम्हारा अधिकार है। मैं फूट फूट के रो पड़ी। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि दिलीप जी मुझे कितना समझते थे। मैनेजर धीरे से बोला, अम्मा जी, यहाँ काफ़ी रकम जमा है, साथ ही यह घर और ज़मीन के कागज भी आपके नाम है। मैं हैरान रह गई। जिस घर में मुझे 2 वक्त की रोटी तक के लिए ताने सुनने पड़ते थे, वह घर मेरे नाम था। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ पैसे निकाल सकती हूँ? जी बिल्कुल। थोड़ी देर में पैसे मेरे हाथ में थे। मैंने इतने पैसे सालों बाद देखे थे, लेकिन आज अजीब बात यह थी कि मुझे खुशी से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अगर दिलीप जी आज जिंदा होते तो मुझे यह दिन कभी न देखना पड़ता। बैंक से बाहर निकलते समय मेरा दिल भारी था। मैं बाहर खड़ी सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं। तभी पीछे से आवाज़ आई, अम्मा जी। मैंने मुड़कर देखा। संजय खड़ा था।
वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। आप यहाँ? मैंने हल्की मुस्कान दी। कुछ जरूरी काम था बेटा। संजय ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। आप रोई हैं? मैं चुप रही। वह समझ गया। अम्मा जी चलिए मेरे साथ, अब अकेले मत रहिए। मैंने धीरे से कहा। नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। संजय मुस्कुराया। माँ कभी बोझ नहीं होती। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर भर आई। मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर आखिरकार धीरे से कहा, ठीक है बेटा, बस कुछ दिनों के लिए। संजय खुश हो गया। वह मुझे अपने घर ले आया। दरवाज़ा खुलते ही उसकी पत्नी आशा सामने आई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत मेरे पैर छूने लगी। अम्मा जी अंदर आइए। उसके चेहरे पर सच्चा अपनापन था। मैं घर के अंदर आई। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें प्यार था। रात को आशा ने अपने हाथों से खाना परोसा। अम्मा जी और रोटी लीजिए। मैं उसे देखती रह गई। कितने साल हो गए थे किसी ने मुझे प्यार से खाना खिलाया नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आशा घबरा गई। क्या हुआ अम्मा जी? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं बेटा, बस बहुत दिनों बाद अपनापन मिला है। उस रात मैं चैन की नींद सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में चाय की खुशबू आ रही थी। आशा मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा जी चाय तैयार है। मैंने चाय का कप हाथ में लिया तो दिल भर आया। एक तरफ मेरे अपने बच्चे थे जिन्होंने मुझे अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ ये लोग थे जिनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इतना सम्मान दे रहे थे। नाश्ते के बाद मैंने संजय से कहा, बेटा मुझे किसी अच्छे वकील के पास लेकर चलो। वह चौंक गया। क्यों अम्मा जी? मैंने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए जीना शुरू करूं। संजय मुझे वकील के ऑफिस ले गया। वकील ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, अम्मा जी क्या आपने सोच समझकर फैसला लिया है? मैंने मजबूरी से कहा, हाँ, मैं अपने बेटों को अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहती हूँ। संजय मुझे हैरानी से देखने लगा, लेकिन अब मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने आगे कहा, जिस माँ को अपने ही घर में इज्जत ना मिले, उसे ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं ढोना चाहिए। वकील ने सारे कागज तैयार करने शुरू कर दिए। मैं कुर्सी पर बैठी सोचती रही। मुझे वह दिन याद आने लगे जब धीरज को तेज बुखार था और मैं पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखती थी। मुझे याद आया जब निखिल स्कूल में गिर गया था और उसके घुटने छिल गए थे तो मैं खुद रो पड़ी थी। मैंने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया था, लेकिन आज आज वही बच्चे मुझे बोझ समझने लगे थे। अम्मा जी यहाँ साइन कर दीजिए। वकील की आवाज़ से मेरी सोच टूटी। मैंने कागज हाथ में लिया। कुछ पल के लिए हाथ कांपे, लेकिन फिर मैंने साइन कर दिया। उसी वक्त मुझे लगा जैसे सालों पुराना दर्द मेरे दिल से निकल रहा हो। वकील बोला, कल सुबह अखबार में सूचना छप जाएगी। मैंने सिर हिला दिया। उस रात मैं देर तक जागती रही। संजय और आशा मेरे पास बैठे थे। मैंने धीरे से कहा, बेटा मैं अब अपनी जिंदगी बुजुर्गों की सेवा में लगाना चाहती हूँ। संजय मुस्कुराया। यह बहुत अच्छा फैसला है अम्मा जी। मैंने कहा, मैं एक आश्रम बनवाऊंगी जहाँ कोई बूढ़ा माँ बाप अकेला महसूस ना करे। आशा की आंखें भर आई। भगवान हर माँ को आपके जैसा दिल दे। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर मेरे घर में हलचल मची थी। धीरज बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मम्मी अभी तक वापस नहीं आई। निखिल भी परेशान था, लेकिन काजल चिढ़कर बोली, इतनी चिंता मत करो, आ जाएंगी। रात गुजर गई, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। अब दोनों बेटों के बेचैनी बढ़ने लगी। कभी मम्मी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? निखिल बोला। विवा भी घबराई हुई थी, लेकिन काजल फिर भी अकड़ में बोली, अगर पुलिस में गए तो उल्टा हम फंस जाएंगे। सब लोग चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि माँ का होना क्या होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह अखबार हाथ में लेकर अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी। मेरे दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही सब मुझे देखने लगे। मम्मी आप कहाँ थीं? धीरज बोला। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस खबर में साफ लिखा था, मैं सावित्री देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं से हर रिश्ता खत्म करती हूँ। मेरी संपत्ति पर अब उनका कोई अधिकार नहीं होगा।
घर में सन्नाटा छा गया। काजल के हाथ कांपने लगे। निखिल घबरा गया। मम्मी, यह आपने क्या किया? मैंने पहली बार गुस्से में कहा। मुझे मम्मी मत कहो। दोनों बेटे रोने लगे। हमें माफ कर दो। लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका था। मैंने कहा, जब मैं रोती रही तब तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। काजल गुस्से में बोली, यह घर हमारा भी है। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह घर सिर्फ मेरा है। पूरा घर सन रह गया। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ यहाँ से। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आज पहली बार मेरे अंदर सालों से दबा हुआ दर्द गुस्सा बनकर बाहर निकला था। धीरज और निखिल मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो कि उनकी माँ उनसे इस तरह की बात कर सकती है। काजल ने गुस्से से कहा, आप हमें घर से निकाल नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों नहीं निकाल सकती? जिस घर में माँ की इज्जत ना हो वहाँ ऐसे लोगों का रहने का कोई हक नहीं होता। बीवा डर गई थी। उसने धीरे से निखिल का हाथ पकड़ लिया। धीरज कांपती आवाज में बोला, मम्मी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैं हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। गलती? मैंने कहा, तुम लोगों ने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने एक माँ का दिल तोड़ा है। मैंने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन तुम लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था उसी दिन तुम लोगों ने अपना रिश्ता मुझसे ख़त्म कर लिया था। काजल फिर बोली, लेकिन हमने ऐसा गुस्से में कहा था और मैंने जो दर्द सहा उसका क्या? मैं चिल्लाई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। संजय और आशा मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान था। मैंने आगे कहा, आज मैं तुम सबको उसी दर्द का एहसास करवाऊंगी जो मैंने हर दिन सहा है। धीरज रो पड़ा, मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन अब मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने वकील द्वारा तैयार किए गए कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। मम्मी, आपने हमें बेदखल कर दिया। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि तुम लोग अब सिर्फ मेरे बच्चे नहीं रहे, तुम लोग ऐसे इंसान बन गए हो जिन्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता। काजल अचानक मेरे पैरों में बैठ गई। मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने अपना पैर पीछे कर लिया। जब मैं भूखी थी तब तुम्हें दया नहीं आई। काजल रोने लगी। लेकिन अब मेरे अंदर का दर्द आंसुओं से बहुत आगे निकल चुका था। मैंने शांत आवाज में कहा, आज से तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। धीरज ने आखिरी कोशिश की। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? मेरी आंखें भर आई। कुछ पल के लिए दिल कमजोर पड़ा। आखिर वह मेरे बच्चे थे। लेकिन तभी मुझे वह रात याद आ गई जब मैं सड़क के किनारे खड़ी 2 समोसे खाने के लिए पैसे गिन रही थी। मैंने खुद को मजबूत किया। जिस माँ को तुमने अकेला छोड़ दिया था उसी माँ से आज सहारा मांग रहे हो। दोनों बेटे सिर झुकाए रोते रहे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अपना बैग लेकर बाहर निकल गए। मैं धीरे धीरे कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। इतने बड़े घर में अब सिर्फ मैं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था। सालों बाद मुझे अपने अंदर शांति महसूस हो रही थी। आशा मेरे पास आई और बोली, अम्मा जी, आप ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है बेटी। अगले ही दिन मैंने अपने घर को वृद्ध आश्रम बनाने का फैसला किया। उसने कहा, अम्मा जी, इस जगह का नाम क्या रखेंगी? मैं कुछ देर तक सोचती रही। फिर मैंने कहा, दीपक आश्रम। संजय मुस्कुरा दिया, बहुत सुंदर नाम है। धीरे धीरे घर में बदलाव शुरू हो गए। जहाँ कभी बहुओं के ताने गूंजते थे वहाँ अब भजन की आवाज़ आने लगी। जहाँ मुझे अपमान मिलता था वहाँ अब बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा। कुछ ही हफ्तों में कई बुजुर्ग वहाँ रहने आ गए। कोई अपने बच्चे द्वारा छोड़े गया था तो कोई अकेला था, कोई अपमान से टूट चुका था। उधर मेरे बेटे बुरी हालत में थे। जिस आराम की जिंदगी के वह आदी हो चुके थे वह खत्म हो चुकी थी। धीरज की नौकरी भी चली गई क्योंकि उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। निखिल किराए के छोटे से कमरे में रहने लगा। काजल और विवा अब हर दिन लड़ती रहती थी। एक दिन धीरज आश्रम के बाहर आकर खड़ा हो गया। मैं उस वक्त बुजुर्गों को खाना परोस रही थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आया। मम्मी, मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह रो पड़ा।
मम्मी बस एक बार माफ़ कर दो। दिल के किसी कोने में दर्द अभी भी था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। माफ़ी देने से पहले इंसान को उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो उसने दिया है। मुझे सब समझ आ गया। मम्मी, उसने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने उसकी तरफ देखा। वह सच में टूट चुका था, लेकिन मैंने इतना कहा, बस जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा बेटा। उसने रोते हुए कहा, क्या मैं कभी कभी आपसे मिलने आ सकता हूँ? मैं कुछ पल चुप रही, फिर सीधे बोली, अगर दिल से आओगे तो दरवाज़ा बंद नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद वह कभी कभी आश्रम आने लगे। धीरे धीरे निखिल भी आने लगा। दोनों अब पहले जैसे नहीं रहते थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।